नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को बिल्कुल प्रारंभ से स्टार्ट किया है। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन बेस पर आने वाली सभी भर्तियों के लिए ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इलेक्ट्रिकल ज्ञान टीवी, ये उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के बेस पर कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। मैंने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था। पहला चैप्टर कर चुके हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये चैप्टर नंबर है हमारा 5वां चैप्टर है हमारा मैग्नेट। क्लास इसकी हो चुकी है अब तक 2। पहली क्लास के अंदर हमने मैग्नेट के बारे में सामान्य जानकारी ली थी। सेकंड क्लास के अंदर जो हमारी लगभग 2 घंटे की क्लास थी उसके अंदर हमने मैग्नेट से रिलेटेड जितने भी डेफिनेशंस हैं उन सारी परिभाषाओं को हमने एक क्लास के अंदर पूरा किया था और मैंने पूरे डीप से डीप तरीके से आपको सब पदार्थों की डेफिनेशन बताई थी। जितने भी मैग्नेटिक शब्द थे उन सब की डेफिनेशन बताई थी, सबके फार्मूले बताए थे, सबके मात्रक बताए थे। उसके बाद नेक्स्ट आज अपनी जो तीसरी क्लास है इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे एक मैग्नेट के अंदर एक शब्द आता है, वर्ड आता है हिस्टेरिसिस। तो आज हिस्टेरिसिस के बारे में जितना भी जानकारी हमें है सब कुछ इसके बारे में आज इस क्लास के अंदर सारा कुछ पढ़ेंगे। तो साथियों आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फुल नॉलेज ऑफ हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस की पूरी जानकारी। और फिर बता देता हूं दोस्तों, कंपटीशन के लिहाज से ये जो चुंबक वाला मैग्नेट वाला जो लेसन है ये काफी इंपॉर्टेंट लेसन है। इसमें से काफी सारी बातें आती है तो आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है। मेरी दोनों क्लास जो अब तक मैग्नेट की हो चुकी है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उन दोनों क्लासों का लिंक भी मिल जाएगा। पहले आप वो 2 क्लास देख लीजिए, उसके बाद ये तीसरी क्लास देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आज अपने पढ़ते हैं दोस्तों हिस्टेरिसिस के बारे में। हिस्टेरिसिस का हिंदी में नाम होता है शैथिल्य। तो मैं ये हमेशा कहता हूं हिंदी का नाम याद करने के बजाय यदि आप इंग्लिश का नाम याद कर लोगे तो काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हिंदी के अंदर भी बहुत बार हिस्टेरिसिस लिखा होता है, शैथिल्य नाम नहीं लिखा होता। तो हमें हिस्टेरिसिस याद करना बहुत जरूरी है। साथियों क्या होता है हिस्टेरिसिस, आपको मैं पूरे डीप से डीप बताने की कोशिश करूंगा। हिस्टेरिसिस का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है पिछड़ना, लेगिंग। हिस्टेरिसिस का एक शाब्दिक अर्थ होता है लेगिंग यानी कि पिछड़ना। अब इसमें क्या चीज पिछड़ती है, चुंबक के अंदर ऐसा क्या होता है जो पिछड़ जाता है, वो सारा कुछ अभी अपने इसमें पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो मैंने कल वाली जो क्लास थी जिसके अंदर हमने मैग्नेटिक डेफिनेशंस पढ़ी थी उसके अंदर मैंने 2 डेफिनेशन करवाई थी आपको। एक तो थी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की जिसका मात्रक हमने टेस्ला पढ़ा था, और एक था मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य या फिर उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी जिसका प्रतीक था H और जिसका मात्रक था एम्पियर टन पर मीटर। ये दोनों डेफिनेशन समझी थी और इससे हमने ये निकाला था कि B इज प्रोपोर्शनल टू H, यानी जितना ज्यादा H होगा उतना ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होगा। और वहां से हमने परमेबिलिटी की डेफिनेशन भी निकाली थी और परमेबिलिटी का हमने सूत्र और मात्रक दोनों निकाले थे। तो कल ये मैंने बता दिया था आपको दोस्तों कि B इज प्रोपोर्शनल टू H और B बराबर था म्यू H। म्यू क्या होता है, किसी भी पदार्थ की परमेबिलिटी। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहां से फार्मूला B/H, और यहां से अपने परमेबिलिटी का मात्रक भी डेरिवेट करके बताया था हेनरी/मीटर। और परमेबिलिटी मैंने आपको बता दी थी 2 प्रकार की होती है, रिलेटिव या फिर एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी यही है जिसका मात्रक हेनरी प्रति मीटर है, और रिलेटिव परमेबिलिटी उसका मात्रक कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो 2 राशियों का अनुपात है। कौन कौन सी राशियां थी वो, किसी भी पदार्थ की चुंबकशीलता यानी परमेबिलिटी बटे मुक्त आकाश की परमेबिलिटी। अगर एयर की बात की जाए तो एयर की रिलेटिव परमेबिलिटी होती है 1 और एयर की परमेबिलिटी या एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। तो सारी बातें अपनी पीछे वाली क्लास में कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी वो, इसलिए मैंने एक ही क्लास के अंदर सारी डेफिनेशन करवा दी थी। मैं उसको 4 क्लास के अंदर भी करवा सकता था आधे आधे घंटे की लगाकर, लेकिन आपको फिर बार बार दूसरी क्लास देखनी पड़ती, इसलिए मैंने एक ही क्लास के अंदर वो सारी डेफिनेशन करवा दी। आप वो 2 घंटे की क्लास है, क्लास नंबर 2, वो जरूर देख लीजिए।
उसके बाद ही ये आज वाली क्लास देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। तो साथियों स्टार्ट करते हैं अपने हिस्टैरिसीस के बारे में। देखो साथियों क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई चुंबक है, ये कोई बार मैग्नेट है जिसके अंदर दो पोल होते हैं, जिसके अंदर दो ध्रुव दो पोल होते हैं। जब अपने मान लीजिए एक बार ये परमानेंट मैग्नेट है, या मान लीजिए कोई विद्युत चुंबक भी है जिसके अंदर हमने इसमें कॉइल को एक लपेटा है। ये कोई पदार्थ है, लोहे का बना हुआ, आयरन का बना हुआ पदार्थ है, और इसको हमने सप्लाई स्रोत से जोड़ा हुआ है। जैसे ही यहां अपने करंट का फ्लो करवाएंगे इससे, तो क्या होगा, चुंबकीय लाइनें निकलनी प्रारंभ हो जाएंगी। चुंबकीय लाइनें यहां से निकलनी प्रारंभ हो जाएगी। और ये अपने दोस्तों कल सीख लिया था कि जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, उतनी ज्यादा ही उसकी डेंसिटी होगी। यानी जितना ज्यादा यहां से फोर्स लगेगा चुंबक को, उतना ही ज्यादा वो उसमें चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता जाएगा। तो ये बात हम कल पढ़ चुके होते हैं। आज हम कोई भी पदार्थ अभी अपने थोड़ी देर बाद में शायद पढ़ लेंगे, या फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक जो पदार्थ है वो 5 प्रकार के होते हैं। उसमें एक पदार्थ होता है फेरोमैग्नेटिक। तो जो हिस्टैरिसीस जो अपने पढ़ेंगे आज, वो सारा का सारा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ पर ही निर्धारित किया जाता है। पता लगाया जाता है कि फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कितना लेग कर रहा है, कितना पिछड़ रहा है। हिस्टैरिसीस का हिंदी में क्या अर्थ बताया मैंने आपको, पिछड़ना। तो कितना एक फेरोमैग्नेटिक पदार्थ पिछड़ रहा है, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे जैसे अपने यहाँ H का मान बढ़ाते रहेंगे, उसके अनुसार क्या होगा कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान भी क्या होता रहेगा, इसमें बढ़ता रहेगा। और अपने कल एक परिभाषा ये भी पढ़ ली थी कि यदि यहां से अपने करंट का मान 0 कर दिया जाए, यहां से यदि I बराबर 0 कर दें, यानी यहां से सप्लाई स्रोत को हटा लिया जाए, तो भी कुछ एक पदार्थ है जो कि फेरोमैग्नेटिक के अंदर आएंगे। क्या होता है, यदि करंट का मान यहां 0 कर दिया जाए, तो भी यहां पर कुछ ना कुछ चुंबक यहां पर शेष रह जाता है। यदि यहां अपने अगर करंट का मान 0 कर दिया जाए, तो भी इसके अंदर कुछ ना कुछ चुंबक रह जाता है, जिसे अपने कल पढ़ लिया था। उसे हम क्या बोलते हैं, रिसेड्यूअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबकत्व। तो अब क्या होगा, दोबारा से जब हम इसमें करंट देंगे, पहले अपने इसमें करंट दी, चुंबक बना, चुंबकीय लाइनें निकलनी प्रारंभ हो गई। जैसे ही हमने यहां करंट का मान 0 किया, तो हमने देखा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चुंबक इसमें शेष रह जाता है। वो फेरोमैग्नेट पदार्थ है, उन्हीं में ही रहता है। अपने पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर कि पैरामैग्नेट और डायामैग्नेट भी होते हैं, उनके अंदर चुंबकत्व शेष नहीं रहता है। लेकिन जो फेरोमैग्नेट जो पदार्थ होते हैं, फेरोमैग्नेट जो पदार्थ हैं, उनके अंदर क्या होता है, यदि आप सप्लाई दे दोगे तो इस पदार्थ के अंदर, इस पदार्थ की बात कर रहा हूं मैं, इस पदार्थ के अंदर कुछ ना कुछ चुंबक इसमें शेष रह जाता है, जिसे बोला जाता है हिंदी के अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व। अब जैसे ही आप इसमें सप्लाई हटा लोगे तो इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व बच गया। अब जैसे ही आप इसमें दोबारा सप्लाई दोगे, तो क्या होगा, पहले जो सप्लाई क्या काम करेगी, जो इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व जो बचा हुआ था उसको वो पहले खत्म करेगी, और खत्म करने के बाद इसमें फिर चुंबकत्व का मान बढ़ना प्रारंभ होगा। तो इस प्रकार से चुंबकत्व पिछड़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस। दोबारा समझिए दोस्तों, पीछे वाली क्लास नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं, रिसेड्यूअल मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या होता है कि जैसे अपने कोई भी चुंबक के अंदर सप्लाई दी जाती है, कोई भी आयरन का एक पीस है जिसके अंदर हमने सप्लाई दी कोई वायर लपेट कर, तो यदि अपने सप्लाई का मान हटा लें तो चुंबक उसमें नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये आयरन के अंदर गुण है, इसीलिए इसको फेरोमैग्नेट पदार्थ में रखा गया है कि आयरन में ये गुण है कि उसमें यदि सप्लाई का मान हटा लिया जाए, तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चुंबक शेष रह जाता है। चुंबक इसमें रह जाएगा शेष, जिसे अपने क्या बोलते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व। अब जैसे ही सप्लाई का मान हटा लेने पर दोबारा सप्लाई दी जाएगी,
तो क्या होगा, पहले तो वो सप्लाई क्या काम करेगी, इसके अंदर जो अवशिष्ट चुंबकत्व बचा है उसको खत्म करना पड़ेगा उस सप्लाई को, और उसके बाद फिर उसमें चुंबकत्व बढ़ना वापस प्रारंभ होगा। तो ये जो प्रभाव है चुंबकत्व का पिछड़ जाना, चुंबकत्व उसमें शेष रह जाना का जो गुण है कि उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व रहेगा ही रहेगा, ये सारा जो प्रभाव है इस प्रभाव को बोलते हैं हम दोस्तों हिस्टेरिसिस। एक आपको मैं अभी एक कर्व बना के दिखाता हूं, एक ग्राफ बना के दिखाता हूं, उससे आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा और अपने उस कर्व से सारा कुछ सीख लेते हैं अभी। तो देखो दोस्तों, एक मैं आपको भी कर्व बना के दिखाता हूं, देखिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई आयरन का पीस है जिसके अंदर एक वायर लपेटी गई है और उसको सप्लाई दी जा रही है। मान लीजिए एक बार हम मान लेते हैं एसी सप्लाई दी जा रही है, इसके अंदर हमने एसी सप्लाई दी है। एसी सप्लाई में क्या होता है कि उसका जो वेव फॉर्म है, मान लीजिए साइनसोइडल वेव है, तो उसका वेव फॉर्म इस प्रकार से होता है, 90 डिग्री तक मैक्सिमम मान प्राप्त होता है, 180 डिग्री पर जीरो होता है, उसके बाद फिर एसी का जो ग्राफ है वो नेगेटिव में जाता है, उसकी दिशा बदल जाती है और इस प्रकार से अपना ये एक चक्कर को एसी पूर्ण करती है। अगर अपने इस कॉइल के अंदर एसी सप्लाई देंगे तो किस प्रकार से ये कॉइल, या मान लीजिए किस प्रकार से ये आयरन का जो पीस है, आयरन का जो टुकड़ा है, ये एसी सप्लाई देने से किस प्रकार से बिहेव करेगा, ध्यान देना। देखो दोस्तों, यहां आपने एसी सप्लाई दी इसमें, तो करंट चलनी इसमें प्रारंभ हो जाएगी, यानी इसमें क्या लगेगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स लगेगा, जो कि क्या काम करेगा, यहां से चुंबकीय लाइनों को निकालना प्रारंभ कर देगा। अब देखो दोस्तों, मैं यहां पे आपको एक ग्राफ बना के दिखा देता हूं। यहां मैं ले लेता हूं H माने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और यहां इस पर अपने ले लेते हैं y अक्ष पर B, यहां -H हो जाएगा और ये -B हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, AC का मान तो कभी भी फिक्स नहीं रहता है, पहले उसका मान 0 है। मान लीजिए जब 0 है तब H का मान भी 0 है और B का मान भी 0 है यहां। अब जैसे जैसे करंट का मान बढ़ता जाता है, यानी कि उसी अनुसार H का मान, H क्या चीज है, पीछे वाली क्लास देख लीजिएगा। H होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी जो चुंबक निकालने का जो बल है, चुंबक को निकालने का, चुंबकीय लाइनों को निकालने का जो बल है वो भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि करंट बढ़ रही है तो चुंबक ज्यादा बनेगी। चुंबक क्यों बनती है, क्योंकि उसमें एक बल लगता है, उसका मान बढ़ता रहता है। अब जैसे जैसे करंट का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इस H का मान भी बढ़ेगा और इसमें चुंबकीय लाइनों की जो संख्या है उसमें भी वृद्धि होती रहेगी, अर्थात B का मान भी बढ़ता रहेगा। तो अपने H का मान बढ़ा रहे हैं और साथ साथ में B का मान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बाद में यहां क्या होना स्टार्ट हो जाता है, ये मान लीजिए कोई A पॉइंट है। अब क्या होता है दोस्तों कि इसका मान, करंट का मान लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन 90 डिग्री पर आकर ये अपना मैक्सिमम मान प्राप्त कर लेता है। करंट एसी का जो वेवफॉर्म है ये 90 डिग्री पर मैक्सिमम मान प्राप्त कर लेता है। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि ये जो चुंबक है, या मान लीजिए ये जो आयरन का जो टुकड़ा है, ये अपने में से जितनी चुंबकीय लाइनें गुजार सकता है वो अधिकतम गुजार देता है। उसके बाद ये हो जाता है सैचुरेट, संतृप्त हो जाता है, जो कि हमने पीछे वाली क्लास में सैचुरेशन की डेफिनेशन भी पढ़ ली थी, इसलिए बार बार बोल रहा हूं। अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं पढ़ी है, क्लास नंबर 2, तो पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद आप ये देखोगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो क्या होता है दोस्तों कि यहां से अपने करंट का मान तो लगातार बढ़ रहा है और 90 डिग्री तक वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन चुंबक का मान नहीं बढ़ता है। आपका H का फोर्स तो बढ़ रहा है, करंट तो बढ़ रही है, लेकिन B का मान नहीं बढ़ रहा है, वो कांस्टेंट हो गया A पॉइंट पर जाकर, क्योंकि A पॉइंट पर क्या हो चुके हैं, जो पोल हैं वो संतृप्त हो चुके हैं। जितनी मैक्सिमम लाइन वो गुजार सकते थे अपने में से, उन्होंने वो गुजार दी है, निकाल दी है। इसे हम कौन सी अवस्था बोलते हैं, सैचुरेट अवस्था। अब देखिएगा 90 डिग्री के बाद में करंट का मान यहां घटना प्रारंभ होता है, तो अब यानी कि H का मान अब क्या होगा, घटना प्रारंभ होगा।
तो H का मान घटेगा तो B का मान भी घटेगा। सामान्य सी बात है, ये तो बहुत ही आसान बात है कि जब H ही अपना कम होता रहेगा तो चुंबकीय लाइन जो है, जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है वो भी क्या होता रहेगा, साथ साथ के अंदर कम होता रहेगा। ये अपने पीछे वाली क्लास में भी देख लिया था, B इज प्रोपोर्शनल टू H। H बढ़ेगा तो B बढ़ेगा, H कम होगा तो B भी कम होगा। लेकिन A पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां H का मान बढ़ रहा है लेकिन B का मान नहीं बढ़ रहा, क्योंकि पोल हो चुके हैं संतृप्त। ठीक है साथियों, तो ये B पॉइंट तक तो अपने H का मान बढ़ा, उसके बाद फिर H का मान घटना प्रारंभ हो गया, क्योंकि AC का वेवफॉर्म ऐसा ही होता है, 90 डिग्री के बाद वो फिर उसका मान घटता है। तो B का मान भी घटने लग जाएगा, चुंबक उसमें घटने लग गया। लेकिन होना ऐसा चाहिए था दोस्तों कि H का मान यहां आकर इस पूरे 180 डिग्री पर आकर H का मान हो चुका है बिल्कुल शून्य, बिल्कुल जीरो हो चुका है। यहां देखिएगा आप, इस पॉइंट पर मान लीजिए पॉइंट C है, ये मान लीजिए पॉइंट O है। इस C पॉइंट पर H का मान कितना है, पूरा जो Y अक्ष होता है उस पर X अक्ष का मान शून्य होता है। तो यहां C पॉइंट पर, इस पॉइंट पर H का मान कितना है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, 0। यानी कि कोई अपने बल नहीं लग रहा है चुंबक को निकालने के लिए, चुंबक को निकालने के लिए, चुंबकीय लाइनों को निकालने के लिए, चुंबकीय बल रेखाओं को निकालने के लिए, चुंबकीय फ्लक्स को निकालने के लिए। ये सारा कुछ एक ही बात है कि चुंबकीय लाइनों को निकालने के लिए जो फोर्स होता है H, उसका मान है इस पॉइंट पर आकर हो गया है 0। तो H का मान 0 होने पर B का मान भी 0 हो जाना चाहिए था, चुंबकीय लाइन एक भी नहीं निकलनी चाहिए थी। लेकिन फेरोमैग्नेट के अंदर ये गुण होता है कि उसके अंदर चुंबकीय लाइनें फिर भी थोड़ी बहुत निकलती रहती है। जब आप वोल्टेज का मान बिल्कुल 0 भी कर देते हो, स्विच आप बंद कर देते हो, ऑफ कर देते हो सप्लाई का, तो उसके बाद भी ये आयरन के अंदर गुण है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ चुंबकीय फ्लक्स निकलता रहता है, कुछ ना कुछ चुंबकीय लाइनें निकलती रहती है। मान लिया वो इतना है, OC है, उसे हम क्या बोलते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व, रीशेड्यूल मैग्नेटिज्म, जो हम पीछे वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इस पॉइंट पर, C पॉइंट पर H का मान हमने कर दिया है बिल्कुल 0, यानी सप्लाई हटा ली है। लेकिन फिर भी OC, O और C, जो OC पॉइंट है, जो OC है, इतना का इतना अवशिष्ट चुंबकत्व बच गया है, ये इतना अवशिष्ट चुंबकत्व शेष रह गया है, ये इतना OC, इतना अवशिष्ट चुंबकत्व शेष रह गया है। A पॉइंट पर क्या हो चुके हैं, हमारे पोल संतृप्त अवस्था प्राप्त कर चुके हैं। अब दोस्तों क्या होगा, AC का मान नेगेटिव में जाना प्रारंभ होगा, यानी कि जो H का मान है वो अब नेगेटिव में जाना प्रारंभ होगा। तो नेगेटिव में जाएगा तो ये ग्राफ देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से यहां आ जाता है। इसका मतलब कि आपने यहां करंट का मान नेगेटिव में दिया, करंट का मान नेगेटिव में दिया तो तुरंत की तुरंत चुंबकीय लाइनें निकलनी चाहिए थी, क्योंकि कुछ ना कुछ करंट चल रही है, चाहे डायरेक्शन चेंज हो गई है लेकिन करंट का मान कुछ ना कुछ यहां से अब बढ़ना स्टार्ट हो गया। यहां इस पॉइंट से करंट का मान अब बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन चुंबक का जो मान है वो नहीं बढ़ता। चुंबक का मान अब यहां से बढ़ना स्टार्ट होगा, यहां से यहां तक इतने, ये मान लीजिए D पॉइंट है, तो C से D तक चुंबक का मान बिल्कुल नहीं बढ़ता है, बल्कि होता ये है कि ये जो चुंबकत्व जो शेष रह गया था उसको खत्म करना पड़ता है। इस H को C से D तक कुछ फोर्स लगाना पड़ता है और तब जाकर ये अवशिष्ट चुंबकत्व यहां आकर 0 हो जाता है, क्योंकि ये X अक्ष है, इस X अक्ष पर Y का मान 0 होता है, अर्थात B का मान यहां आकर, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान यहां आकर D पॉइंट पर 0 हो जाएगा। देखो दोस्तों क्या है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप पहली बार कर रहे हो हिस्टैरिसीस कर्व को, थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा से फिर से आपको बताता हूं और एक बार फिर से वो रिपीट कर दूंगा। क्या हो रहा है कि अपने कोई आयरन का एक टुकड़ा लिया जिसके अंदर अपने कोई एसी सप्लाई दी है, तो एसी सप्लाई का मैंने यहाँ पे ग्राफ आपको बनाकर दिखाया है। जब अपने एसी सप्लाई में वोल्टेज का मान बढ़ता है, क्योंकि एसी के अंदर ऐसा ही होता है, वोल्टेज और करंट का मान कुछ टाइम बढ़ता है, फिर उसके बाद घटता है, फिर नेगेटिव में बढ़ता है, फिर नेगेटिव में घटता है।
तो हमेशा घटता बढ़ता रहता है और उसकी डायरेक्शन भी 180 डिग्री के बाद चेंज हो जाती है। ये एसी की विशेषता है। तो क्या होता है, जैसे ही अपने इसके अंदर एसी सप्लाई देंगे तो चुंबक का मान बढ़ेगा, एच का मान बढ़ता गया तो ए पॉइंट तक बढ़ता रहा। उसके बाद एच का मान बढ़ा लेकिन बी का मान बिल्कुल कांस्टेंट रहा, क्योंकि चुंबकीय पोल संतृप्त हो चुके हैं। और ज्यादा, उसके अलावा और ज्यादा वो चुंबकीय लाइन नहीं निकाल सकते, यानी इस ए पॉइंट तक निकाल दिया उन्होंने, जितनी निकाल सकते थे चुंबकीय लाइन उतने वो निकाल चुके हैं। उसके बाद अब H का मान घटना स्टार्ट हो रहा है। H का मान घट रहा है तो B का मान भी घटेगा और घटता 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 जीरो होने की बजाय वो C तक पहुंच गया, यानी B का मान कुछ रह गया, जबकि उसको हो जाना चाहिए था जीरो, क्योंकि इस आयरन के पीस के अंदर, टुकड़े के अंदर ये गुण है कि वो कुछ ना कुछ अपने अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व बचा लेगा। अब क्या होगा, जब सप्लाई नेगेटिव में जाएगी तो सप्लाई पहले तो काम ये करेगी कि जो बचा हुआ चुंबकत्व है OC, उसको पहले वो खत्म करेगी, और खत्म करने के लिए C से D तक उसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है, चुंबकन बल लगाना पड़ता है। C से D तक चुंबकन बल लगेगा, तब जाकर इस D पॉइंट पर जाकर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान शून्य प्राप्त होगा। तो इतना जो फोर्स है C से D तक है, ये C से D तक है, इसे बोलते हैं हम कोर्सिविटी, इसे बोलते हैं हम कोर्सिविटी, जिसे बोला जाता है हिंदी के अंदर निग्राहिता। जो C से D तक ये जो -H लगा है, C से D तक जो -H लगा है और D पॉइंट पर आकर इसने चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को जीरो किया है। भी अगर अवशिष्ट चुंबकत्व दोस्तों शेष न रहता तो कितनी अच्छी बात थी। अगर अवशिष्ट चुंबकत्व शेष न रहता इस आयरन के पीस के अंदर, यानी ये जो वक्र है ये बिल्कुल जीरो पे आ जाता, तो अगर अपने यहां से अब सप्लाई माइनस में भी जाती तो डायरेक्ट यहां से चुंबक बढ़ना डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता। लेकिन सप्लाई अगर माइनस में गई है, करंट का मान बढ़ना प्रारंभ हुआ है, लेकिन उसमें चुंबक बढ़ना अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ, क्योंकि पहले सप्लाई ने ये काम करना पड़ेगा कि पहले चुंबकत्व जो बचा हुआ है OC, उसको खत्म करना पड़ेगा, और जब वो खत्म हो जाएगा D पॉइंट पे आके, उसके बाद उसमें चुंबक बढ़ना प्रारंभ होगा दोबारा से। पहले उसमें चुंबकीय लाइन ऐसे जा रही थी, मान लीजिए क्लॉकवाइज, अब उसमें चुंबकीय लाइन एंटी क्लॉकवाइज जाना प्रारंभ होगी, तो वो कब होगी, इस D पॉइंट पर आकर। तो C से D तक फालतू का ही, व्यर्थ का ही ये जो फोर्स लग रहा है, ये है, इसे बोला जाता है कोर्सिविटी। अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने के लिए लगाया गया -H, जिसे बोला जाता है प्रति चुंबकन बल। -H क्या कहलाता है, कोर्सिविटी कहलाता है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको नोट अभी करवा दूंगा। उसके बाद ये नेगेटिव में जाता है ग्राफ, तो नेगेटिव में जाएगा तो यहां से उसके बाद अब इसमें चुंबकीय लाइन यानी B का मान बढ़ना प्रारंभ हुआ है, और उसके बाद धीरे धीरे ये H का मान क्या हो जाएगा, करंट का मान जीरो हो जाएगा, तो H का मान भी जीरो हो जाएगा। अभी घटना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ O से लेके F तक फिर दोबारा अवशिष्ट चुंबकत्व बच गया। ये आयरन के पीस के अंदर ये गुण ही है कि उसके अंदर पहले तो पॉजिटिव में OC तक बचा अवशिष्ट चुंबकत्व, और जब नेगेटिव में मान बढ़ के घटते घटते जीरो हो गया, तो फिर चुंबक का मान भी जीरो हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होता, वो कुछ ना कुछ फिर अवशिष्ट चुंबकत्व नेगेटिव में भी बचा लेता है। फिर जब ऊपर ये वाला वक्र आएगा, तो फिर इस वाले ऊपर वाले वक्र के अंदर क्या होगा, सप्लाई को फिर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, इतना ये फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लीजिए ये फोर्स है, इसको अपने बोल देते हैं Fg, इतना फोर्स फिर लगाना पड़ेगा सप्लाई को इस अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने के लिए। इस प्रकार से ये एक वक्र बन जाता है दोस्तों, इसे बोलते हैं हम हिस्टेरिसिस कर्व, इसे बोला जाता है हिस्टेरिसिस कर्व। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर नहीं आया है तो मैं आपको अभी दोबारा फिर से बता देता हूं। जो बच्चे पहली बार क्लास देख रहे हैं वो थोड़ा बेगनेट वाली जो सेकंड क्लास थी उसको भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी और उसमें से कंपटीशन में से अपने क्वेश्चन आते हैं। दोबारा से फिर सुनिए, एकदम बिल्कुल जीरो से, एकदम स्टार्टिंग से बिल्कुल दोबारा से बता रहा हूँ हिस्टेरिसिस के बारे में। हिस्टेरिसिस का मतलब होता है पिछड़ना, यानी कि चुंबक तो यहाँ पर जीरो हो गया, लेकिन चुंबक जीरो नहीं हुआ, चुंबकीय फोर्स का मान तो जीरो हो गया,
लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चुंबक इसमें रह रहा है, कुछ ना कुछ इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स रह रहा है, इसे बोला जाता है अवशिष्ट चुंबकत्व। तो ये जो अवशिष्ट चुंबकत्व जिसके अंदर बचेगा वो पदार्थ कहलाएंगे अपने फेरोमैग्नेट पदार्थ। अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे फेरोमैग्नेट पदार्थ, और उन पदार्थों का यूज भी अपने बहुत जगह होता है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स आएंगे आगे अपने बहुत सारी, उनके अंदर सबके अंदर ये फेरोमैग्नेटिक पदार्थ ही होता है, क्योंकि जो ये अवशिष्ट चुंबकत्व बचा है इसका भी नुकसान है, लेकिन इसका एक गुण भी है कि इसके अंदर चुंबक का मान ज्यादा बनता है। जो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं उनमें चुंबक ज्यादा बनता है, ये उसमें ये अवगुण है, ये उसमें दोष है फेरो के अंदर कि वो अपने अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व को बचा लेता है, और बचा लेता है उसके लिए फालतू की एक पावर वेस्ट करनी पड़ती है उस अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने के लिए। लेकिन उनमें ये भी गुण है कि जो फेरोमैग्नेट होते हैं वो अपने अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व जरूर बचा लेते हैं और उसके लिए फालतू की पावर भी खाते हैं, परंतु उनके अंदर ये भी एक गुण होता है कि उनके अंदर चुंबक बहुत बनता है। तो अपने को फिर मजबूरी में इनका यूज करना ही पड़ता है फेरोमैग्नेट का, क्योंकि करें तो करें क्या, क्योंकि इन पदार्थों में फिर चुंबकत्व बहुत बच जाता है, चुंबकत्व उनमें बहुत होता है, इसलिए फेरोमैग्नेट पदार्थ का अपने उपयोग करना पड़ता है। बल्कि उसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व रह रहा है, ये उसके अंदर दोष है, ये उसके अंदर दोष है कि उसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व रह रहा है, उसके कारण अपने को फालतू की पावर वेस्ट करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी अपने उसका यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये करें तो क्या करें कि फेरोमैग्नेट जो पदार्थ उनके अंदर चुंबक बहुत बनता है, मैग्नेटिक जो लाइंस है, मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बहुत बनता है। समान अगर फोर्स अपने कोई और पदार्थ में लगाएं और वही पदार्थ के अंदर अपने फेरोमैग्नेट में फोर्स लगाएं तो फेरोमैग्नेट में चुंबकीय जो फ्लक्स है वो बहुत बनता है, और अपने को चुंबक बहुत बनाना होता है। इसलिए इलेक्ट्रिकल जो मशीन है, ट्रांसफॉर्मर है, उसके अलावा डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, सबके अंदर ये फेरोमैग्नेट पदार्थ का यूज होता है। ये अपने सीखेंगे कहाँ लगता है वो आगे अपने देखेंगे। तो होता क्या है कि जब अपने यहाँ से करंट का मान इसमें देना प्रारंभ करते हैं तो चुंबक का मान भी बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि H का मान बढ़ेगा तो B का मान भी बढ़ता रहता है, और A पॉइंट पर आकर वो कांस्टेंट हो जाता है B का मान, क्योंकि A पॉइंट पर क्या हो जाता है, पोल संतृप्त हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर H का मान और बढ़ता है, लेकिन B का मान नहीं बढ़ता। इस B का मान, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मान नहीं बढ़ता। उसके बाद H का मान धीरे धीरे घटना प्रारंभ होता है, तो B का मान भी धीरे धीरे घटना प्रारंभ होता है। ये 0 पर ना जाकर C पॉइंट पर आ जाता है, जबकि उसको 0 हो जाना चाहिए था, तो अच्छी बात थी, लेकिन नहीं होता, क्योंकि एक गुण है, ये आयरन के अंदर गुण ही विद्यमान है, जो उसको प्रकृति ने ये गुण दिया है कि वो अपने अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व बचाएगा ही बचाएगा। कम बचा सकता है, अपने कुछ उसमें पदार्थ मिलाकर उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व कम बचवा सकते हैं कि उसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व कम रहे, लेकिन बिल्कुल 0 नहीं कर सकते। ये उसके अंदर प्रकृति ने ये गुण दिया है लोहे के अंदर कि उसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व शेष रहेगा ही रहेगा। ये O से लेके C तक OC है, ये इतना अवशिष्ट चुंबकत्व उसके अंदर रहेगा। अब जैसे ही यहाँ से सप्लाई का मान नेगेटिव में जाना प्रारंभ होता है तो चुंबक उसमें बढ़ना प्रारंभ हो जाना चाहिए था। जैसे सप्लाई दी तो चुंबक बढ़ना उसमें प्रारंभ हो जाना चाहिए था। चुंबक के अंदर यहाँ चुंबकीय लाइनें निकलनी स्टार्ट हो जानी चाहिए थी नेगेटिव के अंदर। वापस 0 से जब नेगेटिव आता है तो चुंबकीय लाइनें निकलना स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं होती। पहले क्या काम होता है, जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या काम करता है, सबसे पहले इतना जो बचा हुआ था अवशिष्ट चुंबकत्व इसको पहले वो खत्म करता है। खत्म करने के बाद यहां से इतनी सप्लाई का फालतू में ही खर्च हो जाता है। अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने में फालतू का ही सप्लाई का खर्च होता है, पावर का वेस्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद अपने जब करंट बढ़ती रहती है तब यहां जाकर फिर चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ना प्रारंभ होता है और ई तक जाकर फिर वो मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद जब दोबारा फिर करंट का मान घटेगा, यानी H का मान घटेगा, तो B का मान भी घट जाता है, फिर जाकर ये 0 नहीं हुआ, फिर इसके अंदर कुछ ना कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व उसमें शेष रह गया। फिर अपने दोबारा जब ये पॉजिटिव वाला जो वक्र आएगा, पॉजिटिव वाला जो कर्व आएगा, उसके अंदर फिर दोबारा से इतनी पावर वेस्ट करनी पड़ेगी इस अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने के लिए। तो इस प्रकार से बार बार ये अवशिष्ट चुंबकत्व बचेगा, बार बार उसको खत्म करने के लिए पावर का वेस्टेज होगा। इसे हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस।
आगे हमारे डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस लॉस का नाम शब्द बार बार आएगा। तो मैं आज की क्लास में मैंने आपको अच्छे ढंग से बता दिया है कि जो ये आपका जो बच रहा है इस मैग्नेट के अंदर, इस आयरन के पीस के अंदर जो अवशिष्ट चुंबकत्व जो बच रहा है उसको खत्म करने के लिए पावर का नुकसान होता है बहुत ज्यादा, बार बार होगा। ये फिर बचेगा, एक चक्कर का बताया मैंने आपको एक बार, ये यहां तक एक चक्कर कंप्लीट हुआ है और ऐसी इस प्रकार से बहुत सारे चक्कर कंप्लीट होते हैं, तो बहुत बार ये अवशिष्ट चुंबकत्व बचेगा और हर चक्कर में इसको खत्म किया जाएगा। पहले इसको पूर्ण साइकिल में खत्म किया जाएगा, फिर इसको हाफ साइकिल मतलब इसको पहले पॉजिटिव साइकिल में खत्म किया जाएगा और बाद में नेगेटिव साइकिल में भी खत्म किया जाएगा। तो बार बार इसको अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करना पड़ता है, सप्लाई को, जिसके लिए पावर का नुकसान होता है। क्योंकि सप्लाई देते ही चुंबक बढ़ना चाहिए था लेकिन नहीं बचता, नहीं बनता, क्योंकि पहले उसको सप्लाई को क्या काम करना पड़ता है, इस अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करना पड़ता है, उसके बाद चुंबक बढ़ना प्रारंभ होता है। उसके बाद चुंबक बढ़ेगा तब अपने उसका कुछ यूज कर पाते हैं। तो अपने ट्रांसफार्मर वगैरह के अंदर जो करोड़ होती है जो कि चुंबकत्व का रास्ता प्राइमरी से सेकेंडरी तक लेके जाती है, उस करोड़ जो होती है वो फेरोमैग्नेट पदार्थ की बनी होती है, क्योंकि उसके अंदर जो अपने परमेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए चुंबकत्व को वो परमिशन देती है कि वो प्राइमरी से सेकेंडरी तक वो पहुंच जाए। तो वहां अपने फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का यूज करते हैं, लेकिन फिर वही बात कि उसके अंदर तो अवशिष्ट चुंबकत्व रहेगा और रहता ही है, इसलिए बार बार उसको खत्म करने के लिए पावर का नुकसान होता है, जिसे हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। पावर का नुकसान होता है उसे बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। तो ये सारा कुछ आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, समझा मैंने आपको अच्छे ढंग से दिया है। ये सारा कुछ मैंने जो आज आपको बोलकर बताया है 30-32 मिनट की क्लास के अंदर अब तक जितना भी बोलकर बताया, एक बार सारा रिटर्न में और बता देता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में और आ जाएगा। तो आप ये कर्व जरूर बना लीजिएगा। अभी मैं आपको सारा कुछ रिटर्न में अभी ये बता देता हूं साथियों। देखिएगा कि जब एक कॉइल के मध्य आयरन, कॉइल के मध्य आयरन रख दिया जाए तथा यानी कि आयरन के ऊपर कॉइल लपेटी है तथा कॉइल को सप्लाई दी जाए तो उसमें चुंबक क्षेत्र सामर्थ्य, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी एक ही बात है, H के कारण चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B बनना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्मल सी बात है। जब कोई कॉइल के अंदर अपने H का मान यानी सप्लाई का मान बढ़ाएंगे तो B का मान भी बढ़ना धीरे धीरे बाद में प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे, या इसकी जगह आप लिख लेते हैं, जैसे जैसे H का मान, जैसे जैसे H का मान बढ़ेगा B का मान भी बढ़ता रहता है और एक निश्चित बिंदु पर जाकर B का मान कांस्टेंट हो जाता है, जिसे चुंबक की संतृप्त अवस्था कहते हैं। यानी कि अब H का मान हो कितना बढ़ा लो, B का मान नहीं बढ़ने वाला, जिसे चुंबक की संतृप्त अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब H का मान
बढ़ता है क्योंकि पोल हो चुके हैं अब सैचुरेट। ठीक है, अब जैसे जैसे H का मान घटता है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर तो वो बढ़ता है और बाद में धीरे धीरे बाद में घटना भी स्टार्ट होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में 90 डिग्री के बाद वो घटना स्टार्ट होगा। अब जैसे जैसे H का मान घटता है वैसे वैसे B का मान भी घटता जाता है और घटता जाता है, परंतु H का मान शून्य हो जाने पर भी H का मान शून्य हो जाने पर भी B का मान शून्य नहीं होता, B का मान शून्य नहीं होता और कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है, कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है जिसे अपने क्या बोलते हैं, जिसे अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं, जिसे अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। इसके बाद अब H का मान ऋणात्मक, क्योंकि वो पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया है, अब H का मान किस में जाएगा, ऋणात्मक। अब H का मान ऋणात्मक होने पर पहले H यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को H को अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करना पड़ता है, अवशिष्ट चुंबकत्व को पहले उसको खत्म करना पड़ता है, जिसके लिए पावर का नुकसान होता है। क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करना है तो पहले पावर का नुकसान होगा कुछ, उसके बाद अवशिष्ट चुंबकत्व कुछ खत्म हो जाएगा और खत्म होने के बाद उसमें चुंबक बढ़ना स्टार्ट होगा। इसके लिए पावर का नुकसान होता है, इसे हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं, इसे हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। तो साथियों ये सारा कुछ आप नोट कर लीजिए, मैंने आपको पूरे डीप से डीप तरीके से बता दिया है। ये सारा कुछ नोट करने के बाद आप दोबारा से फिर वही वक्र बनाना है जो वक्र मैंने आपको अभी बनाकर दिखाया था। जितना भी हिस्टेरिसिस के बारे में अपने अब तक पढ़ा है सारा मैंने आपको बोर्ड के ऊपर सारा का सारा लिखकर बता दिया है कि हमने ये कुछ पढ़ लिया है, ये होता है हिस्टेरिसिस। अब क्या होगा, कुछ एक डेफिनेशन है इसके अंदर, वो दोबारा से फिर अपने देख लेते हैं। वो मैंने आपको जैसे तो अभी बताई थी वक्र के अंदर। अभी देखिएगा आप, जैसे मैंने अभी ये वक्र जो आपको बताया था, इस प्रकार से ये यहां O से लेके मान लो ये A पॉइंट है, ये मान लो B पॉइंट है, ये मान लीजिए C पॉइंट है। तो O से A तक तो क्या है हमारे पास में अवशिष्ट चुंबकत्व, और O से लेके B तक जो है इसे बोला जाता है कोएर्सिविटी यानी कि निग्राहिता। दोबारा इसकी मैं परिभाषा लिखा देता हूं, निग्राहिता की परिभाषा लिख लीजिएगा आप। O से लेके B तक की जो है, ये यहाँ पे क्या है अपना -H, यहाँ पॉजिटिव H, यहाँ B, यहाँ नेगेटिव B। तो निग्राहिता की परिभाषा लिखा रहा हूं कि प्रति चुंबकन बल का मतलब हुआ -H, चुंबकन बल H और प्रति माने -H। प्रति चुंबकन बल का वह मान जो अवशिष्ट
चुंबकत्व को समाप्त करता है, अवशिष्ट चुंबकत्व को जो समाप्त करता है -H का मान वो O से लेके B तक है, वो कहलाता है कोएर्सिविटी। और जो A से लेके B तक है, ये A से लेके B तक है, ये है हमारा पावर का नुकसान, ये है पावर का नुकसान जिसे अपने बोल रहे हैं, अभी अभी बोला था हिस्टेरिसिस लॉस। अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने के लिए A से लेके B तक पावर लगानी पड़ती है, ये A से लेके B तक क्या है, हिस्टेरिसिस लॉस। तो साथियों ये कोएर्सिविटी की परिभाषा याद कर लीजिए, प्रति चुंबकन बल यानी -H का वह मान जो अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करता है, OB हो गया, ठीक है। उसके बाद जो AB है ये पावर का नुकसान है, हिस्टेरिसिस लॉस, जो कि अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने में लगेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा हिस्टेरिसिस के बारे में पूर्ण जानकारी है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं जो कि हमारे कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आ चुका है कि हिस्टेरिसिस लॉस को देखो खत्म करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व कुछ ना कुछ बचता ही है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में, और उसको बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते अपने, और बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते इसलिए अपने क्या है उसका यूज अपने बड़ी बड़ी मशीनों में करते हैं, ट्रांसफॉर्मर या डीसी जनरेटर या डीसी मोटर या अल्टरनेटर में इसका फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का यूज होता है। अब अपने हिस्टेरिसिस लॉस है, ये पावर का अपने वेस्टेज हो रहा है, इसको अब अपने कम जरूर कर सकते हैं। तो कम करने के लिए एक पदार्थ होता है सिलिकॉन, कम करने के लिए एक पदार्थ है सिलिकॉन है, सिलिकॉन को आयरन के अंदर मिक्स करके बनाया जाता है, इसको बोला जाता है सिलिकॉन इस्पात। सिलिकॉन को आयरन के अंदर मिक्स करके बनाया जाता है, सिलिकॉन लगभग 4% के आसपास होता है और 96% तक उसमें लोहा होता है। देखो साथियों क्या है, हिस्टेरिसिस लॉस को अपने वक्त कम करना है, तो कम करना है तो कम तभी हो पाएगा जब ये O से लेके A तक की जो डिस्टेंस है ये कम हो जाए। अगर ये कम हो गई यानी अवशिष्ट चुंबकत्व अगर कम बच गया तो उसको खत्म करने के लिए पावर भी कम लगाएंगे। अगर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व है कोई भी चुंबक के अंदर कम रहा तो उसको खत्म करने के लिए पावर भी का वेस्टेज भी बाद में कम होगा, ज्यादा अवशिष्ट चुंबकत्व होगा तो उसको खत्म करने के लिए पावर का जो वेस्टेज है वो भी ज्यादा होगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, इस आयरन के अंदर सिलिकॉन की कुछ मात्रा लगभग 4% तक मिला दी जाती है, क्योंकि सिलिकॉन में क्या होता है एक हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट होता है, हिस्टेरिसिस नियतांक होता है, उसका मान है 0.001 के आसपास होता है, यानी कि बहुत ही कम है। आयरन के अंदर इसका मान बहुत ज्यादा है, हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट का सिलिकॉन में बहुत कम है। दोनों का मिश्रण कर दिया तो जो O से लेके A तक जो अवशिष्ट चुंबकत्व पहले रह रहा था अब अपने सिलिकॉन मिला दिया, तो आप देखिएगा कुछ इस प्रकार से वक्र बनेगा। अब इसमें जो वक्र आएगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी ये डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी। अवशिष्ट चुंबकत्व जो ज्यादा था सिलिकॉन मिलाने से वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन में ये गुण है कि वो उसके अंदर जो अवशिष्ट चुंबकत्व जो बचता है वो ऋणात्मक बचता है, बहुत ही कम बचता है। दोनों का मिश्रण कर लिया जाए 96% लोहा हो गया और 4% सिलिकॉन हो गया, बहुत ही कम बचता है सिलिकॉन के अंदर। सिलिकॉन की अगर कोई करोड़ है उसके ऊपर कॉइल लपेट कर सप्लाई दे रहे हैं तो उसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व बहुत ही कम बचता है। अगर 100 का 100% लोहा लेते तो ज्यादा होता, ये ग्राफ ज्यादा होता। अब अपने 96% तो लोहा लिया और 4% उसमें सिलिकॉन मिला दिया, तो जो पहले अवशिष्ट चुंबकत्व जो बच रहा था वो अब क्या हो गया दोस्तों, घट गया है। और अवशिष्ट चुंबकत्व घट गया तो उसको खत्म करने के लिए जो पावर है वो अपने आप ही घट जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में आ चुका है, फिर से आप नोट कर लीजिए कि हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए पदार्थ में क्या मिलाया जाता है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में क्या मिलाया जाता है, सिलिकॉन। और सिलिकॉन ही अपने इसलिए मिलाते हैं क्योंकि इसका जो हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट है ये हमेशा कम होता है, बहुत ही कम, 0.001। कहां तो अपने 100% लोहा लेना पड़ता और कहां इसमें अगर 4% अपने सिलिकॉन मिला दिया तो जो पहले 100% का जो अवशिष्ट चुंबकत्व था उसकी बजाय अब सिलिकॉन मिला देने से अवशिष्ट चुंबकत्व कम बचेगा
तो उसको पावर का नुकसान भी कम होगा सप्लाई का खत्म करने के लिए। तो ये है हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में जानकारी। अब हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में कुछ बातें और बता देता हूं आपको साथियों। हिस्टेरिसिस लॉस का एक तो फार्मूला लिख लीजिएगा। हिस्टेरिसिस लॉस का फार्मूला WH, H माने हिस्टेरिसिस का नुकसान कितना होता है, तो उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू वॉल्यूम इनटू नीटा। ये मैं लिखवा देता हूं, नीटा है हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट यानी नियतांक। Bm जो है वो है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। F जो है वो है फ्रीक्वेंसी, और V है वो पदार्थ जो मटेरियल अपने लिया है फेरोमैग्नेट है उसका वॉल्यूम आयतन। तो ये है पदार्थ का वॉल्यूम यानी कि आयतन। इसका जो मात्रक आएगा, हिस्टेरिसिस लॉस का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड या फिर वाट, क्योंकि पावर का नुकसान है। तो पावर का नुकसान है तो किस में लेंगे अपने, वाट या फिर जूल प्रति सेकंड, एक ही बात है। तो ये हिस्टेरिसिस लॉस का फार्मूला दोस्तों याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो बार बार उसमें अपशिष्ट चुंबकत्व बचेगा और बार बार उसको खत्म करने के लिए पावर का नुकसान होगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है। चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा होगा तो ज्यादा अपशिष्ट चुंबकत्व बचेगा। वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा, कोर का आयतन ज्यादा होगा तो फिर ज्यादा अपशिष्ट चुंबकत्व बचेगा, तो उसको खत्म करने के लिए पावर का नुकसान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये हिस्टेरिसिस लॉस का सूत्र है। हिस्टेरिसिस लॉस को घटाने के लिए क्या यूज में लिया जाता है, 4% सिलिकॉन। मैंने आपको अभी बताया था, आप उसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें जो आज अपने सारी की है। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लास नंबर हमारी 3 यहाँ खत्म होती है। इस क्लास के अंदर हमने क्या सीखा है, हिस्टेरिसिस के बारे में पूरी जानकारी ली है। हिस्टेरिसिस वक्र को हमने पढ़ लिया, हिस्टेरिसिस क्षति को हमने पढ़ लिया, निग्राहिता कोएर्सिविटी को हमने पढ़ लिया, अवशिष्ट चुंबकत्व को दोबारा पढ़ लिया। और ये सारी बातें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आप इनको याद कीजिए, ये याद हो जाएगी। और लगातार आपको तैयारी करते रहना है। टेक्निकल हेल्पर की भर्ती का विज्ञापन इसी महीने के अंदर आ जाएगा, तो आपको तैयारी करने का बाद में ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। 3-4 महीनों के अंदर उसका एग्जाम भी हो सकता है। उससे पहले ये मैं दावा करता हूं कि सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दूंगा। मेरे पास बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं, सर तब तक हमारा एग्जाम होने से पहले क्या सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर विज्ञप्ति एक बार आ गई तो फिर मैं रेगुलर 2 या 3 क्लास भी ले सकता हूं। तो मेरे को सिलेबस पूरा करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, पूरे आराम से करवा दूंगा। लेकिन जितना भी करवा चुका हूं वो सारा का सारा आप याद करते रहिए प्रॉपर। और हर अपने संडे को पूरी इलेक्ट्रीशियन बुक का टेस्ट होता है, तो मेरी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस एप्लीकेशन में हर रविवार को पूरी इलेक्ट्रीशियन बुक का टेस्ट होता है। तो आप अपनी वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करके हर संडे को आप इलेक्ट्रीशियन बुक का टेस्ट देकर देख सकते हो कि हमारी तैयारी कितनी है और कितनी तैयारी हमें और करने की जरूरत है। क्योंकि जो पहले स्थान पर दूसरे स्थान पर जो बच्चे होंगे उनका नाम मैं अनाउंस करता हूं, और पूरे उस टेस्ट का सॉल्यूशन भी मैं करवाता हूं, यूट्यूब की क्लास अपलोड कर देता हूं। जब वो टेस्ट खत्म हो जाता है तो आप भी वो रेगुलर टेस्ट दे सकते हो। तीसरी क्लास हमारी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। चौथी क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो मैग्नेटिक जो पदार्थ हैं वो 5 प्रकार के हैं। फेरो पेरा डाया, एक एंटी फेरो मैग्नेटिक पदार्थ है, एक फेरी मैग्नेटिक पदार्थ। तो 5 प्रकार के पदार्थ हैं। पांचों प्रकार के पदार्थ को हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। और उसके बाद जो 5वीं क्लास होगी उसके अंदर हम मैग्नेट से रिलेटेड जितने भी वैज्ञानिकों ने नियम दिए हैं वो सारे के सारे रूल पढ़ेंगे। और छठी क्लास के अंदर हम जो भी सिलेक्शन के अंदर जो शेष रह जाएगा वो अपने छठी क्लास में पढ़ेंगे और 6 क्लासों के अंदर अपने इसको समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार से साथियों 3 क्लास हो चुकी है कंप्लीट। तीनों क्लासों को पूरे ध्यान से देखिएगा। उसके बाद फिर चौथी क्लास अपने कल नेक्स्ट पढ़ेंगे।
ठीक है साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कुछ अगर आपको समझ में आया है तो जरूर लाइक करना है। और आपके जो भी साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम की या दिल्ली मेट्रो के एग्जाम की, भर्ती भी अभी आने वाली है थोड़े महीनों के अंदर, तो आप उनको भी इस YouTube चैनल में जोड़िए ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। मैं बिल्कुल एकदम जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का कोई भी टॉपिक हो बिल्कुल उसको एकदम ऐसे समझाने का प्रयास करता हूं जो बच्चा पहली बार भी पढ़ता है तो उसको भी वो बातें सारी समझ में आ जाए, ऐसी मैं कोशिश करता हूं। तो बिल्कुल मैं जो बच्चा पहली बार पढ़ता है, जो विद्यार्थी पहली बार जो पढ़ता है उसको भी समझ में आ जाए, ऐसी मैं क्लास लगाने का प्रयास करता हूं। और जो बहुत कुछ पढ़ चुका है उसको भी कुछ ना कुछ नई बातें सीखने को मिले, मैं मेरी क्लास के अंदर इस बात का भी ध्यान रखता हूं। जो नहीं जानता कुछ भी, जैसे मान लीजिए आज हिस्टैरिसीस के बारे में जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा था पहले, तो मैंने क्या काम किया, अवशिष्ट चुंबकत्व की परिभाषा बताई और उसको ये भी बताया कि B इज प्रोपोर्शनल टू H, ये सारा कुछ बताया उसको मैंने। और जो बात बच्चे जो विद्यार्थी जो कुछ ना कुछ पहले पढ़ चुके हैं, हिस्टैरिसीस के बारे में जानते हैं, तो जरूर उनको आज कुछ ना कुछ नई बात जरूर सीखने को जरूर मिली होगी, ये पक्की बात है। तो आप इस क्लास को लाइक कर सकते हो, जो आपके साथी हैं उनको इस YouTube चैनल से जोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्लास नंबर 4 हमारी आपको कल इसी YouTube चैनल पर मिलेगी। धन्यवाद।